लेक्चर नंबर क्या है इसका? 8। अच्छा, हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी शुरू की थी और कल 2 प्रॉपर्टीज़ जो है उनको डिस्कस किया था। आज हमने जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करना है। कल हमने कोहेरेंस और किसको डिस्कस किया था? मोनोक्रोटोमिसिटी को। आज हमने डिक्शनैलिटी और ब्राइटनेस इनको स्टडी करके देखना है। तो पहले डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसकी, ठीक है। डायरेक्शनैलिटी, ये प्रॉपर्टी जो है ये बेसिकली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इस फैक्ट का कि जो मीडियम है आपके पास जिसको आपने प्लेस किया होता है रेजोनेंट कैविटी में, ठीक है। अब सारी बात वहाँ पर वो जो कैविटी आप यूज़ कर रहे होते हैं वो रेजोनेंट होती है। रेजोनेंट किसके साथ होती है? उस इंसिडेंट रेडिएशन के साथ जो आप उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे होते हैं, तो वो उसके साथ रेजोनेंट होती है। और उसके अंदर वो कैविटी किसकी है? एक्टिव मीडियम की। एक्टिव मीडियम कौन सा है? कि जिसके ऊपर जब रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट होंगी तो इंसिडेंट होने के बाद वो अपर लेवल में एटम्स जाएंगे और फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी और लेजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इस केस के अंदर एक प्लेन पैरेलल वन जो है वो बीम को आप लेते हैं और ये वेव प्रोपोगेट करती है इन डायरेक्शन ऑर्थोगोनल टू मिरर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर, यानी कि मिरर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप देखें कि यहाँ पर ये एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यहाँ पर ये एक स्लिट पड़ी हुई है ऐसे, ये डी, ठीक है। फिर इधर से आपके पास यहाँ पर कोई फोटोग्राफिक फिल्म है या प्लेट पड़ी हुई है पी। अब यहाँ से जो है ये गुजरेगी वेव, तो इधर कोई पैटर्न जो है बनेगा, ठीक है। इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। तो ये एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से ये कोई एंगल है जो ये जा रहा है, तो और इधर से भी कोई एंगल आ रहा है जो ये आ रहा है, इसको आप एंगल को कह दें थीटा डी, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये शो कर रही है डाइवर्जेंस। ये फिगर जो है, इस फिगर को हम नाम दे देते हैं कि ये कोई फिगर 1 है, फिगर 1। ये फिगर 1 जो है ये डाइवर्जेंस शो कर रही है प्लेन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का। और ये क्यों डाइवर्जेंस आ रहा है? ड्यू टू डायफ्रैक्शन, क्योंकि स्लिट पड़ी हुई है, स्लिट से गुजरने के बाद वो डायफ्रैक्ट करेगी जाके जब स्क्रीन के ऊपर फॉल करेगी है। तो आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू डायफ्रैक्शन। और ये किस वजह से हो रहा है? डायफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये सिस्टम जो है इसमें क्या है कि प्लेन पैरेलल वन जो है
वेव आ रही है, ओनली ये प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑर्थोगोनल टू द मिरर्स और इन द डायरेक्शन वेरी नियर टू इट कैन बी सस्टेन इन द कैविटी। मतलब ये अब जो वेव आ रही है इसको इन मिरर, सस्टेन का मतलब होता है कि मिरर्स के दरमियान में ट्रैप कर देना। जब वो जारी बात है दो मिरर्स हैं ना, तो वो उन दो मिरर्स के दरमियान में क्या करेगी, वो ट्रैप हो जाएगी। जब वो ट्रैप हो जाएगी वो बीम, तो वो बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम क्या करेगी, उस एक्टिव मीडियम के जो एटम्स हैं उनके साथ कोलिजन्स करेगी। जब वो कोलिजन्स करेगी बार बार, तो एटम एक्साइट और डी एक्साइट होंगे और एक चेन रिएक्शन जो है उसके अंदर वो चल पड़ेगा और लेजिंग जो है वो स्टार्ट होगी और वो बीम निकलेगी उसके अंदर से जो लेज़र की है। अब ये जो आपके पास डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं लेज़र बीम की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इसके लिए ये हम कंसिडर करते हैं सेपरेटली द केस ऑफ ए बीम विद परफेक्ट स्पेशल कोहेरेंस, ठीक है, या केस ऑफ पार्शियल स्पेशल कोहेरेंस। इसके अंदर आप कौन सा केस लेंगे, स्पेशल परफेक्ट कोहेरेंस का या पार्शियल परफेक्ट कोहेरेंस का। कल आपने दो तरह की कोहेरेंसेस जो हैं उनको स्टडी किया था, उनके अंदर एक आपने स्टडी की थी स्पेशल और दूसरी आपने की थी टेम्पोरल। लेकिन यहाँ पर हम जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जारी बात है डायरेक्शन तो जब वो मूव कर रही है तो इट इज़ मूविंग इन द स्पेस, वो स्पेस के अंदर मूव कर रही है। तो जब स्पेस के अंदर मूव कर रही है तो फिर हम उसका कौन सा पार्ट लेंगे, जो स्पेस का पार्ट होता है। तो जब आप स्पेस का पार्ट लेंगे तो उसका मतलब है कि आप स्पेशल कोहेरेंस जो है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्शनैलिटी जो है, दिस प्रॉपर्टी इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ये आपके पास डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द फैक्ट that the active medium is placed in resonant cavity। तो जो एक्टिव मीडियम है उसको आपने रेजोनेंट कैविटी जो है उसके अंदर रखा हुआ है। तो इस केस के अंदर इन दिस केस, अब ये जो मौजूदा केस है, इस केस में द प्लेन पैरेलल वन ऑफ फिगर वन, जो ये वाली फिगर है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ओनली अ वेव प्रोपगेटिंग, ओनली अ वेव प्रोपगेटिंग, सिर्फ एक वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑर्थोगोनल टू मिरर्स, इन द डायरेक्शन ऑर्थोगोनल टू मिरर्स, जो कि मिरर्स के ऑर्थोगोनल है, और इन ए डायरेक्शन वेरी नियर टू इट,
या उस डायरेक्शन में कि जो इसके बहुत नियर है। कैन बी सस्टेन्ड इन द कैविटी, और इसको चूंकि मिरर है तो वो कैविटी के अंदर सस्टेन हो जाएगी। कैन बी सस्टेन्ड इन द कैविटी, ठीक है, और इसको आप कैविटी के अंदर सस्टेन जो है वो कर सकते हैं। तो अब जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र बीम की, हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि जो आपकी बीम है, लेज़र बीम है, उसके अंदर स्पेशल परफेक्ट कोहेरेंस या उसके अंदर पार्शियल स्पेशल कोहेरेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग of directional property of laser, we will consider, तो यहाँ पर हम ये कंसिडर करेंगे कि जो बीम है, the beam with perfect spatial coherence, परफेक्ट स्पेशल कोहेरेंस के साथ और पार्शियल स्पेशल कोहेरेंस। तो अब पहले नंबर पे हम जो है वो केस डिस्कस करते हैं स्पेशल कोहेरेंस का, ठीक है। Let us first consider the case of perfect spatial coherence। पहले नंबर पे जो है वो स्पेशल कोहेरेंस का केस जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो इस केस के लिए जो बीम है फाइनाइट अपर्चर की हैज़ अनअवॉइडेबल डाइवर्जेंस ड्यू टू डायफ्रैक्शन। डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैल जाना। तो ये डाइवर्जेंस क्यों आ रहा है बीम के अंदर? ड्यू टू डायफ्रैक्शन। जब वो स्लिट से गुजरेगी तो क्या करेगी? वो जो मैंने पीछे फिगर बनाई थी वो डायफ्रैक्ट करेगी। जब वो डायफ्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन तो नहीं रहेगी फिर एक, वो तो कुछ कंपोनेंट्स इस तरफ चले जाएंगे, कुछ कंपोनेंट्स इस तरफ चले जाएंगे, कुछ सीधे चले जाएंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो वो जब जाएगी, जाके स्क्रीन पे टकराएगी
तो एक मुकम्मल डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है उसको जनरेट कर, और वो डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि सारी बीम जो है वो, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि लेज़र तो डायरेक्शनल होती है, वो डाइवर्ज तो नहीं करती। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। अब इस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखें कि हमने एक और फिगर जो है उसको अभी फिगर जो हमने सॉरी ये प्लॉट की थी 1.6, ये बुक के अंदर है, जो जिसको मैंने फिगर 1 का नाम दिया, ठीक है। ये फिगर 1 जो है, अगर इसको हम देखें तो एक मोनोक्रोमेटिक बीम जो है जिसकी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है और एक प्लेन वेव फ्रंट है, उसको हमने इंसिडेंट किया किसी स्क्रीन एस के ऊपर जिसका अपर्चर डी है। ऐसे ही है ना, ये देखिए फिगर ज़रा, उसका अपर्चर डी है, कोई स्क्रीन एस है, उसके अंदर स्लिट है, उसके ऊपर आप अब जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वो कहता है कि वेव फ्रंट जो है किसी प्लेन पी के अंदर बिहाइंड द स्क्रीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ एलिमेंट्री वेव्स, यानी कि वो जो जितने आपके पास वेव फ्रंट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, क्योंकि डायफ्रैक्शन जो होती है एक्चुअली दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है कि इंटरफेरेंस के अंदर भी जो वेव फ्रंट्स आ रहे होते हैं वो वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो लग रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं उनके फेज के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि क्या वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, या अगर तो वो इन फेज हैं तो फिर वो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर वो आउट ऑफ फेज हैं तो फिर वो करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों सूरतों में जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनेगा वो पैटर्न जो है उसके अंदर आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस भी होंगी और डार्क फ्रिंजेस भी होंगी। यही इंटरफेरेंस का पैटर्न भी होता है और यही डायफ्रैक्शन का भी होता है। डायफ्रैक्शन का इंटरफेरेंस से सिर्फ ये फर्क होता है कि जो सेंट्रल स्पॉट होता है डायफ्रैक्शन का वो डार्क होता है और उसकी साइडों के ऊपर वो चमकदार फ्रिंजेस जो हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो बन जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये दे सकते हैं कि जो ये फाइनाइट साइज है इस अपर्चर का डी का, बीम जो है उसका फाइनाइट डाइवर्जेंस है, जिसको मैंने लिखा था थीटा डी। अगर आप देखें उस फिगर के अंदर तो उसको मैंने थीटा डी के बराबर जो है वो लिखा था। तो इसकी वैल्यू को हम obtain कर सकते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ ए डायरेक्शन थ्योरी। और वो डायफ्रैक्शन थ्योरी जो है वो आपने वेव एंड ऑसिलेशन के कोर्स में पढ़ी है, उसका मैं डायरेक्ट फार्मूला जो है वो यहाँ पर लगा दूंगा, जिससे आप इसका डाइवर्जेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर हम स्पेशल कोरेंस की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने ये स्लिट, और इसको क्या आप कह सकते हैं सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, वो जो है वो करके देखा। तो even for this case, अब ये वाला जो केस है स्पेशल कोरेंस का, ए बीम ऑफ फाइनाइट अपर्चर, एक बीम जिसका फाइनाइट अपर्चर है, हैज अनअवॉइडेबल डाइवर्जेंस, और इसके पास एक अनअवॉइडेबल डाइवर्जेंस है ड्यू टू डायफ्रैक्शन, यानी कि ऐसा डाइवर्जेंस जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते ड्यू टू डायफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। यानी कि डाइवर्जेंस जो है वो वहाँ पर आ ही आएगा डायफ्रैक्शन की वजह से।
तो इसको आप किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं? दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर 1। जो हमने फिगर 1 प्लॉट किया है उसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। अब इस फिगर 1 में क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक बीम है, ठीक है। In figure 1, a monochromatic beam, एक मोनोक्रोमेटिक बीम जो है ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी जिसकी कि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, यानी कि एक जैसी इंटेंसिटी है। मोनोक्रोमेटिक जिसकी सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी जो होती है। एंड ए प्लेन वेव फ्रंट and a plane wave front is assumed, या हम अज्यूम करते हैं कि ये इंसिडेंट है to be incident on screen S। ये किसी स्क्रीन S के ऊपर इंसिडेंट है कंटेनिंग एन अपर्चर D। जिसके पास कोई अपर्चर D है, यानी कि वो जो स्लिट उस स्क्रीन के अंदर बनी हुई है उसका अपर्चर किसको कहते हैं? डायामीटर, ठीक है। उसका डायामीटर जो है वो D है। अब जो हाइजेंस प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, तो जो हाइजेंस का प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जो वेव फ्रंट है एट सम प्लेन P, द वेव फ्रंट एट सम प्लेन P, किसी प्लेन P पे जो वेव फ्रंट है बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे, अभी स्क्रीन से पीछे आ रहा है, ठीक है। कैन बी obtained, कैन बी obtained from the superposition, और इसको आप हासिल कर सकते हैं जो सुपर पोजिशन है ऑफ द एलिमेंट्री वेव्स emitted, एलिमेंट्री वेव्स जो कि एमिट होती हैं बाय ईच पॉइंट ऑफ अपर्चर, by each point of aperture। तो अगर आप वही फिगर दोबारा पीछे रिकॉल करें तो आप देखें उसमें एक स्लिट बनी हुई है,
आपको जो हाइजेंस थ्योरी है उसका पता है कि हाइजेंस थ्योरी ये कहती है कि प्राइमरी वेव फ्रंट्स जो होते हैं उन्हीं से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनते हैं। तो जो इंसिडेंट वेव है वो क्या दे रही है आपको, प्राइमरी वेव फ्रंट्स। अब वो जो आगे स्लिट है, ठीक है, जो आगे स्लिट है, उस स्लिट के अंदर जितने पॉइंट्स हैं दे आर आल्सो बिकम द सोर्सेज ऑफ वेव फ्रंट्स। तो वो जितने पॉइंट्स हैं उसके अंदर देखें, इसको ये स्लिट है ना, ये, अब इसके अंदर ये पॉइंट है, अब ये इंसिडेंट बीम आ रही है, जाहिर बात है ये इंसिडेंट बीम जो है इट हैज़ आल्सो वेव फ्रंट्स, किसी सोर्स से आ रही है, प्राइमरी वेव फ्रंट्स हैं। अब ये आगे इससे इसके साथ टकराई, तो अब ये वाला पॉइंट, 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 ये भी सोर्सेज बन जाएंगे। और इन सोर्सेज की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे। और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जब जाकर इसके आगे जो ये स्क्रीन पड़ी हुई है या फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई है, इसके ऊपर जब जाके फॉल करेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, और उसके नतीजे में एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, जो कि किसका बायस है, डाइवर्जेंस का। और डाइवर्जेंस क्या कर रहा है, आपकी बीम की डायरेक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। डायफ्रैक्शन के इफेक्ट्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से बीम जो होती है उसके अंदर, या इंटरफेरेंस के इफेक्ट्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से बीम के अंदर डाइवर्जेंस जो है वो आता है। डाइवर्जेंस यानी कि फैलना। अब ये आपका जो ट्यूब लाइट लगा हुआ है, इसकी पूरे कमरे के अंदर रोशनी जो है वो फैली हुई है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये डाइवर्ज हो रही है, इसमें डायफ्रैक्शन के इंटरफेरेंस के सारे इफेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। किसी जगह पर आपको ज़्यादा ब्राइट लाइट नज़र आ रही है, किसी जगह पर आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आ रही। तो उसकी वजह ये है कि कई जगहों पर वो वेव फ्रंट्स आपस में इन फेज हैं और बाद जगहों पर वो वेव फ्रंट्स आपस में आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो ये वजह है इसकी। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो फाइनाइट साइज है इस डी अपर्चर का, ऑन दी अकाउंट ऑफ फाइनाइट साइज, जो फाइनाइट साइज है, इनफाइनाइट नहीं है, मतलब ऐसा साइज कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ऑफ अपर्चर, द बीम हैज फाइनाइट डाइवर्जेंस। तो बीम जो है उसके पास एक फाइनाइट डाइवर्जेंस है जिसको हम कहेंगे थीटा डी। अब इसकी वैल्यू को आप टेंस कर सकते हैं डायफ्रैक्शन थ्योरी से। इट्स वैल्यू कैन बी obtained by diffraction theory। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन थ्योरी जो है इसमें जो आर्बिट्री एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किसके बराबर होती है, फॉर an arbitrary amplitude distribution। जो आर्बिट्रेरी एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, वी गेट थीटा डी बीटा लैम्डा ओवर डी। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 1। लैम्डा वेवलेंथ है, डी अपर्चर है, और फैक्टर बीटा जो है ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है ऑफ ऑर्डर ऑफ यूनिटी, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है शेप ऑफ द एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन,
और डाइवर्जेंस और बीम डायामीटर जो है उनके ऊपर। Where lambda is the wavelength, यहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, एंड d इज द डायामीटर ऑफ बीम, और d जो है वो डायामीटर है बीम का। द फैक्टर बीटा इज ए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, द फैक्टर बीटा इज ए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। फैक्टर बीटा जो है ये एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है ऑफ ऑर्डर यूनिटी, यानी कि यूनिटी के बराबर ऑर्डर का ये फैक्टर होता है, हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द शेप ऑफ एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और इसी के अंदर जो है फिर ऑन द वे इन विच एंड ऑन द वे इन विच, इसी के अंदर बोथ डाइवर्जेंस, और इसी के अंदर दोनों डाइवर्जेंस एंड द बीम डायामीटर आर डिफाइंड। ठीक है, इसी के अंदर जो है वो बीम डायामीटर और अपर्चर जो है डाइवर्जेंस जो है उसको आप डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने लिखी थी क्वेश्चन नंबर 1, ये बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रही है? ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये डाइवर्जेंस को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, a beam whose divergence can be explained, बीम जिसका डाइवर्जेंस जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आर एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन 1 से। is being
described is described being as diffracted या diffraction limit. ये वाली इक्वेशन, ये डाइवर्जेंस को ही एक्सप्लेन कर रही है और ये डायफ्रैक्शन की ही इक्वेशन, डायफ्रैक्शन को ही डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा, अब जो आपकी वेव है इसके पास सिर्फ स्पेशल कोहेरेंस हो, पार्शियल स्पेशल कोहेरेंस, तो इसका डाइवर्जेंस जो है वो लार्जर होगा द मिनिमम वैल्यू सेट बाय द डायफ्रैक्शन। यानी कि जो आपने लिमिटेड वैल्यू डायफ्रैक्शन की सेट की है इक्वेशन नंबर 1 से, अगर पार्शियल हो तो फिर पार्शियल कोहेरेंस के अंदर मज़ीद जो वेव्स आ रही हैं उनके अंदर क्या होगा, वो इन फेज़ की बजाय आउट फेज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो जितना वो होना शुरू हो जाएंगी, अब ये आपने लिमिट लगाई है कि भाई इतना डाइवर्जेंस डायफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, बाकी जो जितने वेव फ्रंट्स आ रहे हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे के साथ इन फेज। ये स्पेशल कोहेरेंस का, परफेक्ट स्पेशल कोहेरेंस का केस है। लेकिन अगर पार्शियल का ले रहे हैं तो पार्शियल में अब मज़ीद आपके पास ऐसे वेव फ्रंट्स आ जाएंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव्स आ जाएंगी जो ज़्यादा जिनका डाइवर्जेंस होगा एज़ कंपेयर टू दिस लिमिट, इस लिमिट से भी ज़्यादा। समझ आई ये बात? पार्शियल का क्या मतलब होता है? परफेक्ट का मतलब कंप्लीट कोहेरेंस के अंदर भी इवन के ये डायफ्रैक्शन आ रही थी। मतलब आप जिसको कंप्लीट या परफेक्ट कह रहे हैं उसके अंदर भी इतना डाइवर्जेंस का फैक्ट था, लेकिन अगर पार्शियल में चले जाए तो वो फैक्ट इससे भी बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर वेव जो है if the wave has only a partial spatial coherence, अगर सिर्फ पार्शियल स्पेशल कोहेरेंस हो, इस डाइवर्जेंस will be larger, तो इसका डाइवर्जेंस जो है वो लार्जर होगा देन द मिनिमम सेट देन द मिनिमम वैल्यू देन द मिनिमम वैल्यू सेट बाय द डायफ्रैक्शन, जो कि डायफ्रैक्शन से आपने सेट किया है। अब अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट P प्राइम ले लें, ठीक है, फॉर एनी पॉइंट, पहले P लिया था, P प्राइम ले लेते हैं, फॉर एनी पॉइंट P प्राइम ऑफ द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के पहले P लिया था, आप कोई वेव फ्रंट का पॉइंट P प्राइम ले लें, तो अब जो हाइजेंस का आर्गूमेंट है जो कि आपने पिछली फिगर 1 की थी उसमें जो लाई करता है, कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर पॉइंट्स लाइंग विद इन द कोहेरेंस एरिया SC। अब चूंकि पार्शियल की बात आ गया तो फिर वहाँ पर आपको कोहेरेंस एरिया का कंसिडर करना पड़ेगा। जब परफेक्ट होता है तो उसमें कोहेरेंस एरिया की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूँकि पार्शियल आ गया तो इसलिए जो ये पॉइंट P प्राइम है ऑफ द वेव फ्रंट, द हाइजेंस
तो जो हाइजेंस आर्गूमेंट है ऑफ फिगर 1 का कैन ओनली बी अप्लाइड सिर्फ उनको अप्लाई कर सकते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर फॉर पॉइंट्स लाइंग विद इन, जो कि लाई करते हैं विद इन द कोहेरेंस एरिया जो आपका कोहेरेंस एरिया, उस कोहेरेंस एरिया को हम नाम दे दें SC, अराउंड पॉइंट P प्राइम, किसी पॉइंट P प्राइम के अराउंड। अब कोहेरेंस एरिया जो है वो एक्ट करता है एज ए लिमिटिंग अपर्चर के तौर पर, ठीक है। द कोहेरेंस एरिया, जो कोहेरेंस एरिया आपके पास 10 एक्ट एज ए लिमिटिंग अपर्चर। तो ये लिमिटिंग अपर्चर के तौर पर एक्ट करता है फॉर कोहेरेंट सुपरपोजिशन ऑफ एलिमेंट्री वेवलेट्स। तो इस बीम का जो डाइवर्जेंस है, दिस बीम डाइवर्जेंस इज नाउ गिवन बाय, इसका डाइवर्जेंस जो आप देते हैं थीटा बीटा लैम्डा डिवाइडेड बाई SC की पावर 1/2। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब वहाँ देखिए, वहाँ पर लैम्डा आ रहा था पिछली इक्वेशन में, यहाँ पे लैम्डा नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया, एरिया आ गया, क्योंकि अब पार्शियल हो रही है ना, तो उसमें वो किसी एरिया में किसी पॉइंट के अराउंड जो है वो पार्शियल कोहेरेंस जो है वो एक्ट करेगी। तो यहाँ पर भी ये बीटा जो है ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है जिसका ऑर्डर यूनिटी है, और ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द वे इन विच बोथ डाइवर्जेंस थीटा और कोहेरेंस एरिया SC जो है उसको आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बीटा जो है यहाँ पर इट इज assumed a numerical कोएफिशिएंट, ये एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है ऑफ द ऑर्डर ऑफ यूनिटी, जिसका ऑर्डर यूनिटी का, ठीक है। whose exact value depends on the way in which
बोथ, ठीक है, इस तरीके से कह दिया जिसके अंदर दोनों, इन विच बोथ द डाइवर्जेंस थीटा, जिसके अंदर डाइवर्जेंस थीटा जो है, एंड कोहेरेंस एरिया एस सी, और जो कोहेरेंस एरिया एस सी है आर डिफाइंड। डिफाइन करते हैं इसको। तो अब ये जो सारी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, अगर हम इस सारे डिस्कशन को कंक्लूड करें, तो जो आउटपुट लेज़र होती है, आउटपुट लेज़र बीम कैन बी मेड डायफ्रैक्टेड लिमिटेड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट बीम निकलेगी लेज़र से, उसके अंदर डायफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वो डायफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स की वजह से डाइवर्जेंस बढ़ता है। तो हमें जो डायफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स हैं उनको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, लिमिटेड करना है। तो इन पैरामीटर्स का ख्याल रखते हुए इन एंगल्स को आप मिनिमाइज़ या कम कर सकते हैं। तो जितने ये एंगल कम हो जाएंगे, जितनी डायफ्रैक्शन लिमिटेड हो जाएगी, उतनी ही लेज़र बीम क्या होगी, डायरेक्शनल होगी। ठीक है, अब आप देखते हैं ना, जो लेज़र बीम निकल रही होती है वो बड़ी डायरेक्शनल होती है, उसका स्प्रेड बहुत कम होता है, क्योंकि ये सारे एंगल्स जो हैं वहाँ पर निकाले जाते हैं। ये देखा जाता है कि कितनी स्पेशल कोहेरेंस हो रही है, कितनी पार्शियल स्पेशल कोहेरेंस जो है वो हो रही है। तो उसका कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम लिख लेते हैं। द आउटपुट बीम of laser can be made diffracted limited। diffraction limited। ठीक है जी। तो इसके बिहाइंड अब हम तो जब वैसे आम लेज़र पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सीधा सीधा ये कह देते हैं जी कि डायरेक्शनल होती है, लेकिन हमें उसका एक्चुअली फिज़िकल कंसेप्ट नहीं होता कि भाई वो क्यों हमें इसको इसको डायरेक्शनल करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा उसके पीछे इसकी थ्योरी है।